और अब खबरों को तफसील से जानेंगे। किश्तवाड़ टाउन में आज कर्फ्यू में ढील दी गई थी। आरएसएस लीडर और उनके मुहाफिज के कत्ल वाक़े के बाद 7 दिनों से वहां कर्फ्यू नाफिज है। आज 12 बजे दिन से 3 बजे से सहपहर 3 बजे तक और फिर शाम में 4:30 बजे से 6:30 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई थी। इस दौरान तमाम मार्केट्स खुली रहीं और बाजारों में खरीदारों का हुजूम देखा गया। लोगों ने अशाई जरूरिया की खरीदारी की। 7 दिन बाद आज इंटरनेट खिदमत भी बहाल की गई। हिडियाल और सरकूट इलाकों में सनातन धर्म और विश्व हिंदू परिषद की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया और आरएसएस लीडर के कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया गया। डीसी किश्तवाड़ अंग्रेज सिंह राणा ने न्यूज 18 को बताया कि हालात में मुकम्मल सुधार के बाद ही कर्फ्यू हटाया जाएगा। फौज में खिदमात की अंजामदही के दौरान अपनी जान की कुर्बानी देने वाले मेजर विकास सिंह को आज खराज अकीदत पेश किया। मेजर विकास शुमाली कश्मीर के एक पहाड़ी खित्ते में अपनी टीम के एक जवान को बचाने की कोशिश के दौरान पहाड़ी से नीचे गिर गए थे। जख्मी हालत में उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां वो जख्मों से जानबर न हो सके। चिनार कॉर्प्स के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिलन और दीगर रैंक के ओहदेदारों ने मेजर विकास को खराज अकीदत पेश किया। दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के नुमाइंदे भी इस मौके पर मौजूद रहे। 19 साला मेजर विकास साल 2010 में फौज में भर्ती हुए थे। उनका ताल्लुक यूपी के गाजीपुर से था। बांग्लादेश में 2 रोज कबल कश्मीर के दियालगाम अनंतनाग से ताल्लुक रखने वाली MBBS की तालिबा की मौत हो गई थी, जिसके बाद उसके जसद खाकी को आज उनके आबाई घर पहुंचाया गया। कुर्रतुल आइन नामी ये तालिबा सनीचर के रोज बांग्लादेश में अचानक इंतकाल कर गई थी। उसके बाद पूरे कश्मीर और तालिबा के अहले खाना में तशवीश की लहर दौड़ गई थी। उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती समेत मुख्तलिफ शोबा हयात से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने कुर्रत के जसद खाकी जल्द वापस लाने के लिए वजारत खारिजा से अपील की थी। वजीर खारिजा सुषमा स्वराज की मुदाखलत से कुर्रतुल आइन के जसद खाकी को आज उसके घर पहुंचाया गया। कुर्रत का नमाज जनाजा अदा किया गया। इसमें लोगों की एक कसीर तादाद ने शिरकत की। कई समाजी, सियासी व दीनी अंजुमनों ने गमजदा खानदान के साथ इजहार ताजियत किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शेर कश्मीर पार्क श्रीनगर में पार्टी कन्वेंशन मुनाकिद किया। कन्वेंशन में बड़ी तादाद में पार्टी वर्करों ने शिरकत की। NC सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला समेत सीनियर लीडरों ने इस कन्वेंशन से खिताब किया। NC सदर और नायब सदर ने अपनी तकरीरों में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को निशाना बनाया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर की शनाख्त, खुसूसी पोजीशन और नक्शे को बदलने के लिए साजिशें रची जा रही हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 23 मई को पता चलेगा कि इख्तियार किसे मिलने वाला है। NC नायब सदर ने PDP, BJP और पीपल्स कॉन्फ्रेंस पर भी तनकीद करते हुए उन्हें वादी की सलामती सूरत हाल को बिगाड़ने का जिम्मेदार करार दिया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कभी भी हिंदुस्तानी मुसलमानों की आवाज नहीं उठाई है। उन्होंने नरेंद्र मोदी पर मजहबी बुनियादों पर लोगों को बांटने का भी इल्जाम लगाया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो और उनकी पार्टी कभी भी इस पार्टी से हाथ नहीं मिलाएगी जिसके हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हैं। बहुत सारे ऐसे ताकतें हैं जो जम्मू कश्मीर के नक्शे को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की शनाख्त, जम्मू कश्मीर की पहचान, जम्मू कश्मीर की खसूसी पोजीशन जो हमने विरासत में हासिल किया है, उसको नुकसान करने के लिए कुछ लोग निकले हुए हैं। चाहे वो इस मुल्क का वजीर-ए-आज़म हो। अभी तो आपकी हालत कमजोर है जनाब। आप तो निकले थे ये कहते हुए कि आप अकेले हर किसी का मुकाबला कर रहे हो, लेकिन आपने इतने लोग अपने साथ जमा किए हैं कि आज उसका कोई हिसाब किताब ही नहीं। तो कमजोरी किसकी है, मजबूती किसकी है, वो 23 मई को पता चल जाएगा। लेकिन इतना तो जरूर मुझे पता चल गया है कि हमारी तकरीरों से वो भुखला गए। चाहे कठुआ की उनकी तकरीर हो, चाहे जम्मू की उनकी तकरीर हो, नाम से हमें पुकारा और नाम से हमारी तकरीरों का जवाब दिया। लगे हैं ये इस रियासत को तबाह करने के लिए। जिन लोगों ने 5 साल में कुछ दिया नहीं, उनसे हम उम्मीद क्या करें? चाहे वो कमल का फूल हो, चाहे वो कलमदवात हो, चाहे वो सेब हो, मिलके पिछले 5 साल में उन्होंने इस रियासत का बेड़ा गर्क किया। आज हमारी हालत देखिए। 370 पर अगर हमला होता है तो इनकी बदौलत, 35A को अगर कमजोर करने की कोशिश की जाती है तो इनकी बदौलत। हकीकत यह है कि महबूबा मुफ्ती साहिबा ने 35A के बारे में सुना ही नहीं था।
जब तक कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए ने असेंबली में उनसे कहा कि मोहतरमा इस रियासत को खतरा है, कुछ लोग अदालत के जरिए हमारे खसूसी पोजीशन को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको बचाना आपका फर्ज है। लेकिन इक्तिदार के नशे में वो इतना झूम रही थी कि वो तस से मस्त नहीं। यहां तक कि हुकूमत के तरफ से जो जवाब तैयार किया गया था सुप्रीम कोर्ट के लिए, आज भी वो सेक्रेटेरिएट लॉ डिपार्टमेंट में बंद पड़ा हुआ है। उसको वहां फाइल करने की इजाजत इन पीडीपी बीजेपी वालों ने दी नहीं। तो किस मुंह से पीडीपी वाले कहते हैं कि उस रियासत की खसूसी पोजीशन को जो है मजबूत करेंगे या बचाने का काम करेंगे। मोदी कितना ही कोशिश करे हिंदुस्तान को तोड़ने की, मगर मैं मोदी से यहां चैलेंज करता हूं इस जलसे में कि तुम टूट जाओगे मगर हिंदुस्तान टूटेगा नहीं। तुम हम पे उंगली उठाते हो, ये कहते हो कि अब्दुल्ला हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते हैं। अरे हम हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते तो हिंदुस्तान होता ही नहीं। मोदी जी कहां तकरीर करते हैं? कुठवा में, अखनूर में। कश्मीर में मुसलमानों को तकरीर नहीं करते। ये हाल देखिए, क्योंकि वो जानते हैं कि मुसलमानों के साथ उनने दगा किया है, मुसलमानों को उनने धोखा दिया है। कि हिंदुस्तान का मुसलमान जो पाकिस्तान नहीं गया, उसने ये मुल्क कबूल किया। जब उस पे आपके लोगों ने वार किए, आपने आवाज नहीं उठाई उनके लिए। क्या वो हिंदुस्तानी नहीं थे? तुम हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर रहे हो, तुम और तुम्हारा अमित शाह। फिर हम पे दावा, इससे पास आओ। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद ने किश्तवाड़ के सरूर इलाके में इंतखाबी रैली से खिताब किया। आजाद ने कहा कि मोदी हुकूमत में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में इजाफा हुआ है। आजाद ने कहा कि गुज़िश्ता 5 बरसों में रियासत में 5000 से ज्यादा मरतबा सीज फायर की खिलाफवर्जियां हुई हैं और आम शहरियों की हलाकतें भी बढ़ी हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म को जम्मू कश्मीर के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए वक्त ही नहीं है, क्योंकि हर वक्त वो बैरूनी दौरों पर मसरूफ रहते हैं। आजाद ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म अपने वुज़रा और बीजेपी लीडरों के नफरत अंगेज बयानात पर रोक लगाने में नाकाम रहे हैं। साबिक एमएलए गुलाम मोहम्मद सरूरी भी मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के आर्मी कैंपों पर जितने 5 साल में हमले हुए उतने 70 साल में नहीं हुए जितने मोदी जी के वक्त में हुए। जितने मोदी जी के वक्त में ये 5 साल आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग जम्मू कश्मीर में मरे, इतने कभी भी 5 साल में नहीं मरे। इतने सिविलियन जम्मू कश्मीर में और कश्मीर में मरे, इतने कभी नहीं मरे। हिंदुस्तान की तारीख में कभी छोटी छोटी बच्चियों की आंखें पैलेट गन से नहीं निकाली, आपके वक्त में वो भी निकाली। इतने जम्मू में कठुआ में और सामा में जितने हथगोले आए, सीज फायर वायलेशन मोदी साहब के वक्त में हुए, जिनकी हमारे हिंदू भाई भी मारे गए, गुजर भाई भी मारे गए, जितनी उनकी भैंसें गई, मकान गए, 5,500 सीज फायर वायलेशन। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ नहीं मालूम। आप हिंदुस्तान में रुकते तो मालूम होता। आप तो सिर्फ चाइना घूमते हैं, अमेरिका घूमते हैं, पाकिस्तान घूमते हैं, दुनिया के अभी तक 85 देशों में घूमे हैं। 85 देशों में 70 साल में जितने प्रधानमंत्री घूमे, ये 5 साल आप तो प्रधानमंत्री बने हो सैर सपाटा के लिए, आप हुकूमत करने के लिए कहां बने हो? पीडीपी की सदर व अनंतनाग पार्लिमानी नशस्त के लिए पार्टी उम्मीदवार महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि बीजेपी को लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले में अपनी शिकस्त नजर आ रही है। उनका कहना है कि इसलिए बीजेपी वोट बटोरने के लिए पाकिस्तान पर दोबारा हमला करने का ड्रामा रच सकती है। अनंतनाग के बिजबिहाड़ा और सिलीगाम पहलगाम में पार्टी कारकुनों के जलसों से खिताब के बाद महबूबा मुफ्ती ने इन बातों का इजहार किया। उन्होंने कहा कि पुलवामा हमले के सिलसिले में मुल्की सतह पर सियासतदान सवाल उठा रहे हैं, इसलिए पुलवामा हमले की जांच होनी चाहिए। अब्दुर्रहमान वीरी, डॉक्टर महबूब बेग और रफी अहमद मीर समेत दीगर लीडरान ने भी खिताब किया। महबूबा मुफ्ती ने एनसी, कांग्रेस और बीजेपी को भी निशाना बनाया।
उन्होंने कोशिश की कि कम्युनल राइट्स यहाँ करवाए जाए, पोलराइजेशन करवाए। उसके बाद उन्होंने बालाकोट के हमले का भी ड्रामा किया। अभी उनको लगता है जो पहला फेज इलेक्शन का चला गया उसमें बीजेपी को अपनी शिकस्त नजर आ रही है, तो अब वो दोबारा कोशिश कर रहे हैं कि हो सकता है जो हालात क्रिएट किए जा रहे हैं, जिस किस्म का इनसिक्योरिटी, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी पैदा किया जा रहा है लोगों में, ऐसा लगता है कि वो पाकिस्तान पे बालाकोट जैसा दूसरा हमला करने की तैयारी कर रहे हैं ताकि उनको दूसरे जो दौर हो इलेक्शन है उसमें वोट मिले उनको। तो इस वक्त सारी जो सियासत है, चाहे वो पाकिस्तान पे हमले की बात हो या जम्मू कश्मीर में लोगों के साथ सख्ती करने की बात हो, वो सिर्फ वोट पॉलिटिक्स है और कुछ नहीं है। कि ममता बनर्जी जैसी हैं, मायावती जी हैं और भी कई लीडर हैं जो ये कह रहे हैं कि हमें पता लगाना चाहिए कि पुलवामा अटैक हुआ क्यों, कैसे हुआ। तो काफ़ी लोगों के जहनों में ये सवालात आए हैं। मुझे लगता है इसकी बाज़ाब्ता इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि सच और झूठ बिल्कुल सामने आ जाए। वहीं अरुण जेटली के बयान के रद्द अमल में महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उनके दौर में जमात इस्लामी जैसी तंजीमों पर कार्रवाई करने का उन पर दबाव डाला गया था, लेकिन उन्होंने सबूतों की अदम मौजूदगी की बिना पर ऐसा करने से इनकार किया। भी कहा है कि जब मैं पावर में भी थी मेरे ऊपर बहुत प्रेशराइज किया गया कि जमात इस्लामी के खिलाफ एक्शन लिया जाए, मगर मैं समझती हूँ जमात इस्लामी को भी किसी और जमात की तरह पूरा हक है अपनी आइडियोलॉजी प्रोपेगेट करने का। बिना सबूत के मैं उनके खिलाफ एक्शन लेने से कासिर थी, मैंने एक्शन नहीं लिया। अब इसके बगैर अगर वो इल्जाम लगाते हैं मुझ पर तो मैं क्या करूँ उसका। श्रीनगर सीट से बीजेपी उम्मीदवार शेख खालिद जहांगीर ने गांदरबल में घर घर मुहिम चलाई। खालिद जहांगीर ने मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया और लोगों से उनके हक में वोट देने की अपील की। इस दौरान बीजेपी उम्मीदवार ने यकीन दिलाया कि अगर उन्हें कामयाबी मिलती है तो वो लोगों की भलाई के लिए संजीदा इकदाम करेंगे। इस मौके पर खालिद जहांगीर ने इलाकाई पार्टियों पर अवाम को बेवकूफ बनाने का इल्जाम लगाया। ये लोगों को गुमराह करने का एक ड्रामा निकाला है। कश्मीरी लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान की चाहत है। इन्होंने वो तीनों चीज़ें इन गरीब आवाम से छीनी है और अपना मकान अपने तख्त दिल्ली से, बम्बई से लेके, मद्रास से लेके बनाया है। अपने बच्चों को गोवा में पढ़ाया, दिल्ली में पढ़ाया, लेकिन एक कश्मीरी बच्चों को दिल्ली का रास्ता नहीं दिखाया। ये दिल्ली में भारत माता की जय बोलते हैं और इधर उसी लीडर के खिलाफ गाली गलौज करते हैं। तो इन लीडरों को कोई कैरेक्टर तो है नहीं, इनके अपने बच्चे इनके साथ नहीं है, तो लोगों को क्या साथ चलाएंगे। बांडीपुरा के चिट्ठे बांडे छलीवन इलाके में मुबैना तौर पर बाप के हाथों अपनी ही बेटी की इस्मत लूटने और बाद में मुतासिरा की जानिब से खुदकुशी करने के वाक़े के खिलाफ एहतजाज किया गया। एहतजाजी लोग इस संगीन जुर्म में मुलविस शख्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा कर रहे थे। पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जानकारी दी कि इस वाक़े की तेज तर जांच के लिए डीएसपी हेडक्वार्टर की सरबराही में SIT तश्कील दी गई है। जिला अदालत बांडीपुरा में मुतासिरा की बहन का बयान कलमबंद किया। उधर एक सहाफी की जानिब से गैर पेशेवराना तरीके पर मुतासिरा की कमसिन बहन का वीडियो बनाकर चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट राजा मोहम्मद तस्लीम ने संजीदा नोटिस लेते हुए उन्हें 19 अप्रैल को बोर्ड के सामने पेश होने को कहा है। मांगती हूँ ये मुश्किल आसान की जाए कि हर एक के पास बहनें, बच्चियां, लड़कियां हैं। हमारी लड़कियों की इज्जत है और इज्जत में रखना चाहिए, चाहे वो कश्मीरी हो, चाहे वो गुजर हो, चाहे वो खान हो, चाहे वो पहाड़ी हो। मैं इंसाफ मांगती हूँ। एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का कंस्टिट्यूशन किया है हेडेड बाय डीएसपी हेडक्वार्टर। इसमें हमने डिफरेंट फील्ड्स के, उसमें लॉ एक्सपर्ट भी हमने रखा है, FSL एक्सपर्ट भी रखे हैं और इसका एक ही मकसद है कि जल्द से जल्द इस केस की तहकीकात करके इसको अपने अंजाम तक उसको पहुंचाना है। और मैं यहाँ बांडीपुरा की जनता को ये एश्योर करता हूँ कि इसमें जो भी कल्प्रेट है, एक हमारे पास ऑलरेडी अरेस्टेड है, इसके अलावा भी अगर किसी की इन्वॉल्वमेंट इसमें पाई जाती है तो हम उसको भी जो है इमीडिएटली अरेस्ट करेंगे और जो भी इसमें सख्त से सख्त सज़ा होगी वो पुलिस जो है कोर्ट से एक फास्ट ट्रैक कोर्ट हम इसमें जो है रिक्वेस्ट करेंगे। पाकिस्तानी फौज ने आज राजौरी के नौशहरा सेक्टर में सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तानी फौज ने आज सुबह नौशहरा के कलाल इलाके में मोटार और छोटे हथियारों से बिला इश्ताल फायरिंग की। फौज ने भी पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। मकामी अफराद का कहना है कि LOC पर मुसलसल फायरिंग की वजह से वो शदीद तौर पर मुतासिर हो रहे हैं। की ओर से आज सुबह फिर बहुत जोरदार गोलाबारी हुई है, जिससे हमें बहुत बड़ी परेशानी है। हम सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि जल्द से जल्द हमारे बैंकर बना करके हमारे हवाले किए जाएं ताकि हम अपना वक्त सही से गुजारें। कामकाज पे हम नहीं जा सकते क्योंकि गोलाबारी के होते हुए हम घरों से बाहर नहीं निकल सकते।
उधर पुंछ में एलओसी से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर वाक़े दिगवार गांव में गुज़िश्ता रात पाकिस्तानी फौज ने बिलाइश्ताल फायरिंग की है। पाकिस्तानी फायरिंग में कई मकानात और खेतों को नुकसान पहुंचा है, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। इस इलाके में पहली मरतबा इस कदर फायरिंग हुई है, जिसके बाद वहां के लोगों में खौफ हिरास का माहौल है। लोगों का कहना है कि रात के तकरीबन 1:30 बजे से 3 बजे तक लगातार फायरिंग की गई। पुलिस ने भी इस इलाके का दौरा करते हुए सूरत हाल का जायजा लिया। रात 1:20 पर फायरिंग शुरू हो गई। मकान मेरे ऊपर लगी, जो बाहर की दीवार फाड़ के अंदर चले गया। उस वक्त मैं जा गया, देखने लगा, बाहर में आ नहीं सका, अंदर ही मैं देखता रहा। देखो शुकाट पे हुआ था, जैसे जैसे एंड बढ़ती है ना ऊपर से, ऐसे ही चलता था। ये खतरा है कि अगर ऐसी वारदात फिर हुई या रात को फिर आएगा तो हमारी जान को खतरा है। कोई हमारा बंदोबस्त किया जाए और हाई लेवल में इस बात को उठाया जाए। रात के समय ये लोग डर के मारे घर से बाहर नहीं आए, उस वजह से ये बच गए। अगर ये बाहर आते तो जरूर इनमें से कोई ना कोई कैजुअलिटी हो जाता है। गाँव में आगे पीछे मोर्चे बन रहे हैं। हमें डिस्ट्रिक्ट को पहले ही बताया था, अब भी बता रहे हैं कि हमारे गाँव में जो है ये जो गाँव में मोर्चे का बंदोबस्त किया जाए और लोगों का बचाव किया। इस बीच पुंछ रावलाकोट बस खिदमात बहाल हो गई हैं। पुंछ के चकांदबाग रास्ते से पीओके के लिए चलने वाली बस खिदमात को गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तानी फौज की गोलाबारी के बाद मुअत्तल कर दिया गया था। पीओके के 13 बाशिंदे आज अपने आबाई मकाम पर वापस हुए, जबकि उस पार से 6 अफराद पुंछ आए। पीओके वापस होने वाले अफराद का कहना था उन्हें यहां आकर अच्छा लगा और वो एलओसी पर अमन अमान चाहते हैं। यही कहते हैं वही आसान हो जाए, कम ना गोलाबारी करें, पदे उधर न दे इधर एक दूसरे को मिलते हैं, मिलने के लिए हम लोग आते हैं। और क्या, जिधर हम गए थे आगे पीछे घूमे फिरे, बहुत अच्छा था। तो हम सिर्फ ये कहते हैं कि परमर्श जो है ना उसमें आसानी होनी चाहिए कि इधर कोई शादी खुद की हो, उधर हो तो इधर उधर आना जाना हो, तो ये मेहरबानी है। कहते हैं कि अमन हो, दोनों मुल्क जो आपस में बैठ के इत्तेहाद से बात करें, क्योंकि लड़ाई में तो गोलाबारी में तो अच्छा नहीं है। वहाँ भी आज़ादी से घूमते फिरते हैं, हर आदमी से मिलते आते जाते हैं, और यहाँ भी वही पोजीशन है कि यहाँ भी हर आदमी से आते जाते मिलते हैं, कोई मसला नहीं है था। लद्दाख खित्ते की लाइफलाइन समझी जाने वाली श्रीनगर लेह कौमी शाहरा से बर्फ हटाने का काम मुकम्मल कर लिया गया है। चंद ही दिनों में इस शाहरा को ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए खोल दिया जाएगा। खराब मौसमी हालात और बर्फानी तो देखे सकने के खदशात के बीच बीआरओ के प्रोजेक्ट विजैक और बीकन ने अपने तमाम तर इकदाम करते हुए शाहरा पर से 0 पॉइंट तक बर्फ हटा दी है। प्रोजेक्ट विजैक के कमांडर कर्नल राजीव लोहानी ने बताया कि इस अहम शाहरा को ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बहाल करने के लिए अमले ने मशीनरी के साथ दिन रात मेहनत की है। उन्होंने कहा कि बर्फ हटाने का काम तो मुकम्मल कर लिया गया है, लेकिन दीगर चंद अहम काम अभी बाकी है, जिसे थोड़े ही दिन में मुकम्मल कर लिया जाएगा और फिर ये शाहरा ट्रैफिक के लिए खोल दी जाएगी। सबसे पहले तो मैं प्रोजेक्ट विजैक 762 BRTF और 55 RCC के सभी जवानों को और हमारे सारे CPL साथियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि इंस्पाइट ऑफ एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, क्योंकि इस बार आपको पता है कि स्नोफॉल पिछले 6-7 साल में सबसे ज़्यादा हुआ था, उसके बावजूद भी हमने विदिन अ मंथ, 1 महीने के अंदर हमने ये खोल दिया है। इस बार जैसे कि सब जानते हैं कि बर्फ़ बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, बट वीकेंड वॉज प्रिपेयर फॉर इट पहले से। सो अकॉर्डिंगली हमने स्टार्टेड द स्नो क्लियरेंस ऑपरेशन ऑन 5 मार्च एंड 14 अप्रैल को हम यहाँ पर हमारा स्नो क्लियरेंस ऑपरेशन ख़त्म हो गया। रोड जो है वो पूरा क्लियर हो चुका है। अभी इसमें थोड़ा सा मेंटेनेंस और वाइडनिंग का काम जो है अभी चलेगा। सो अभी लगभग हम बोल सकते हैं कि 2 हफ्ते जो हैं इसमें मेंटेनेंस और वाइडनिंग का काम चलेगा। उसके बाद जैसे हायर हेडक्वार्टर से नोटिस मिलेगा तो इनॉग्रेशन जुलूस का हो जाएगा उसके बाद। उधर शहर आफाक सयाहती मकाम सोनामर्ग को तवील मुद्दत के बाद सयाहों के लिए खोला गया। पहले ही दिन सयाहों की कसीर तादाद देखी गई। शदीद बर्फबारी की वजह से गगनगीर से सोनामर्ग सड़क गुज़िश्ता 6 महीने से बंद थी। बीकन की जानिब से मुस्तकिल इक़दामात के बाद इस रूट से बर्फ हटाई गई और बाज़ाब्ता तौर पर सोनामर्ग के रास्ते को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मुल्क के मुख्तलिफ मकामात से सयाह सोनामर्ग पहुंचे और यहाँ के खूबसूरत कुदरती नज़ारों से लुत्फ अंदोज हुए। बर्फ की चादर से ढके इस इलाके में सयाहों ने खूब मजे किए। ताहम
फिलहाल सयाह सिर्फ दिन के औकात में ही सोनामर्ग में रह सकते हैं। जिला इंतजामिया की जानिब से जारी करदा एक सर्कुलर के मुताबिक मौसम के लिहाज से सड़क को सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक ही खोला जाएगा और रात के वक्त किसी को रुकने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वाजिब है कि सोनामर्ग में बिजली समेत दीगर बुनियादी सहूलियात अभी बहाल नहीं हुई है। Marg is fantastic. Just is quite peaceful out here. Take a chance, come down and enjoy yourself. I am really excited and presently I am in Sonmarg and the top of the mountain. Really guys, I am telling and requesting, please come to Kashmir and see the Sonmarg. पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती के कारवान पर कुछ शरपसंदों ने उस वक्त पथराव किया जब वो अनंतनाग में जलसों से खिताब से कबल खिरम हजरत बल में हाजिरी देकर बिजबिहाड़ा की जानिब रवाना हो रही थी। अगरचे पथराव मामूली नवियत का था, ताहम इस दौरान सिक्योरिटी से मुंसलिक एक ड्राइवर पथराव की जद में आकर जख्मी हो गया। उसे बाद में इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने इस वाक़े को शरपसंद अनासिर की कारिस्तानी से ताबीर करते हुए एक FIR दर्ज कर ली है। बाद में महबूबा मुफ्ती बहिफाजत जलसे के मकाम पर पहुंची और कारकुनों से खिताब किया। महबूबा मुफ्ती ने इस तरह के वाकयात को अफसोसनाक करार देते हुए इसकी सख्त मजम्मत की। इसलिए अगर तो तमिस लीडर सुन जरा एहसास। डोगरा स्वाभिमान संगठन के सदर लाल सिंह का कहना है कि बीजेपी ने जम्मू के लोगों के साथ इंसाफ नहीं किया है और सिर्फ DSS ही जम्मू के लोगों को उनका हक दिला सकता है। लाल सिंह ने कठुआ में इंतखाबी रैली से खिताब किया। उन्होंने कहा कि अगर डोगरों को अपनी आवाज बुलंद करना है तो DSS को आगे लाना ही होगा। लाल सिंह ने डॉक्टर जितेंद्र सिंह पर इलाके में काम नहीं करने का इल्जाम लगाया। कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आजाद ने गाली चिली भलेसा में एक अवामी रैली से खिताब किया। आजाद ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी EVM से छेड़छाड़ के जरिए इंतखाबात जीतना चाहती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का इंतखाबी मंशूर झूठ का पलंदा है। आजाद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इख्तिदार मिलने पर गुज्जर तबके को मुफ्त तालीम और तिब्बी इलाज की सहूलत फराहम करेगी। वहीं गुलाम नबी आजाद ने भदरवा में भी एक रैली से खिताब करते हुए वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर सियासी मकासद के लिए लोगों में जंगी जुनून और डर का माहौल पैदा करने का इल्जाम लगाया है। आजाद ने कहा कि मोदी कश्मीरी पंडितों और अफसपा के मौजू पर भी सियासत कर रहे हैं। कांग्रेस लीडर ने कहा कि नरेंद्र मोदी अपनी तकरीरों में उन वादों का जिक्र नहीं कर रहे हैं जिसे उन्होंने पूरा नहीं किया है। आजाद ने कहा कि बीजेपी के वादे सिर्फ जुमले ही साबित हुए हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर अब्दुल मजीद वानी ने डोडा के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और लोगों से पार्टी उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह के हक में वोट देने की अपील की। कोटी में एक रैली से खिताब करते हुए मजीद वानी ने कहा कि बीजेपी नफरत की सियासत कर रही है जबकि कांग्रेस फिरकावाराना हम आहंगी और आपसी भाईचारे पर यकीन रखती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्लिमानी उम्मीदवार बराए अनंतनाग रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी ने कहा है कि वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को धमकी आमेज बयानात देना जेब नहीं देता है। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात के जरिए ही मसाइल का हल तलाश किया जा सकता है। उन्होंने कुलगाम में पार्टी वर्करों से खिताब करने के बाद मीडिया से बात की। अब्दुल मजीद लारमी, इमरान नबी डार और सफदर अली खान ने भी वर्करों से खिताब किया। श्रीनगर पार्लिमानी हल्के के PDP उम्मीदवार आगा सैयद मोहसिन ने मागाम, वतमागाम, चायरा, सोफीपुरा के अलावा दीगर जगहों पर अवामी रैलियों से खिताब किया। खासी तादाद में लोगों ने PDP के इन रैलियों में शिरकत की। आगा सैयद मोहसिन ने लोगों से अपील की कि वो PDP को वोट दें ताकि वो पार्लियामेंट में रियासत को दरपेश मसाइल का हल तलाश करने के लिए जद्दोजहद करेंगे। अवामी इत्तेहाद पार्टी के सदर इंजीनियर अब्दुल रशीद का कहना है कि रियासत की तरक्की के लिए यहां अमन का कयाम नागुज़ीर है। कोटली भदरवा में एक रैली से खिताब करते हुए इंजीनियर रशीद ने NC, PDP और कांग्रेस को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि ये पार्टियां अपने मफादात के हुसूल के लिए अवाम को बेवकूफ बना रही हैं। उन्होंने कहा कि अगर इन पार्टियों को हुकूमत साजी का मौका दिया जाए तो ये इख्तिदार के लिए थोड़ा भी वक्त जाया नहीं करेंगी। दफा 370 और 35 से मामले पर BJP के मौक़िफ़ का जिक्र करते हुए इंजीनियर रशीद ने कहा कि BJP अपने मफादात के हुसूल के लिए सियासत कर रही है। बंदा कोई भी इलाका किसी की जागीर नहीं। पॉलिटिक्स इज बैटल ऑफ आइडियाज, सियासत ख्यालात की जंग है। लोगों को जो अच्छा लगे वो करेंगे। NC के पास एक बार 58 सीटें थी,
58 सीटों से लेके वो 15 सीटों पर कैसे आ गए, अगर उनकी नाकाबिलियत, उनकी नाअहली और उनकी धोखाबाजी ने एनसी को खत्म कर दिया। मोदी जी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जो एजेंडा बीजेपी का है, जो एजेंडा आरएसएस का है, वो तो बदकिस्मती से सारा क्रिमिनल है। और एनसी और पीडीपी ने टाइम टू टाइम वक्त से उनका भरपूर साथ दिया है। मैं आपको प्रिडिक्ट करता हूँ 100%, अगर बीजेपी मरकज में आई, अगली सरकार एनसी और बीजेपी की बनेगी। ज़हनी तनाव की वजह से हर साल कई लोग अपनी जिंदगी का खात्मा कर देते हैं या चार दीवारी में कैद होकर रह जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग अपनी कमजोरी को ताकत में बदलने में कामयाब होते हैं। ऐसी एक मिसाल मुसन्निफा सदफ वानी की है। आइए जानते हैं कि सदफ वानी ने किस तरह खुद को ज़हनी तनाव से आजाद किया। पेश है सनम तसद्दुक की ये रिपोर्ट। Down this piece, a long time I took. No one wants to read. I am an unfinished book. Where do I conclude and where do I start? Who knows what I mean? I am an abstract art. 22 साला सदफ वानी ने अंग्रेजी में अशार तहरीर करते हुए ज़हनी तनाव के मुख्तलिफ हालात को कलमबंद किया है। सदफ वानी की किताब एन एंग्शियस माइंड हाल ही में मंजर आम पर आई है। सदफ बानिहाल से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर उन्हें कई मकामात पर रहना पड़ा। सदफ बचपन से ही अलग और खामोश रहती थीं, और यही वजह है कि जब वो ज़हनी तनाव से गुजर रही थीं, तब उनके घर वालों ने इस तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं दी। मगर साल 2014 में सदफ को इंजीनियरिंग के लिए बैरून रियासत जाना पड़ा और घर से दूरी सदफ को सताने लगी। होम सिकनेस की वजह से कई लोग तनाव का शिकार हो जाते हैं, और ऐसा ही कुछ सदफ के साथ भी हुआ। सदफ का कहना है कि ज़हनी दबाव के लिए कोई बड़ी वजह जरूरी नहीं, छोटी छोटी चीजें भी इसकी वजह बन सकती हैं, और इंसान कब इस भंवर में फंस जाता है उसको अंदाजा भी नहीं होता। सदफ ने इस भंवर से निकलने के लिए कलम का सहारा लिया और इसमें वो कामयाब रहीं। बहुत सारी चीज़ें मिल के भी वो बड़ा बन जाता है, तब तक रियलाइज़ नहीं होता है। इट्स लाइक अ ट्रैप। जब तक लास्ट वाला वो होल बंद नहीं होता है, तब तक हमें रियलाइज़ नहीं होता, और जब वो भी बंद हो जाता है फिर समझ में आता है कि हाँ अभी हम प्रॉब्लम में हैं। तो मेरे को एक्चुअली स्टार्ट जो हुआ था होम सिकनेस की वजह से हुआ था। एक्सप्रेस स्पीच में नहीं कर पाती थी, तो फिर मैंने कोई और मोड सर्च किया, क्योंकि एक्सप्रेस करना ज़रूरी है। तो मैंने लिखना जब शुरू किया तो मेरे को लगा कि हाँ इससे मेरा हो रहा है लेट आउट, जो मेरे अंदर है वो मैं एटलीस्ट अपनी डायरी को तो बता रही हूँ। सदफ की वालिदा का कहना है कि घर वाले हर मौके पर उसका साथ देते थे, लेकिन इसके बावजूद वो ज़हनी तनाव का शिकार हो गई और किसी को इसकी खबर भी नहीं हुई। ताहम धीरे धीरे वो इस तनाव से बाहर निकली। इसको सपोर्ट मैंने इसको की कि जैसा तू करना चाहती है वैसा कर, तो मैं तेरे साथ हूँ। उसको लगता था कि हम लोग नहीं समझेंगे, घर वाले मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ पाएंगे, तो वो अलग रहती थी। धीरे धीरे जब उसको लगा कि नहीं सब लोग जो हैं सुन रहे हैं मेरी बात, समझ रहे हैं मेरी बात, विलिंग हैं कुछ भी करने के लिए मुझे, जिससे मुझे रिलीफ मिले, तो वो ओपन अप होना शुरू हुई। धीरे धीरे उसने बात करना शुरू किया। सदफ ने अपनी किताब में बड़े दिलनशी अंदाज में ज़हनी तनाव और इसके असरात का जिक्र किया है। सदफ कहती हैं कि अक्सर लोग किसी भी कैफियत को अपनी कमजोरी समझकर खामोश रहने को तरजीह देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने करीबी लोगों, दोस्त अहबाब या डॉक्टरों से रुजू करना चाहिए, जो आपको इस भंवर से निकालने में माविन साबित होंगे। हमें हेल्प लेनी चाहिए अपने बड़ों से भी, अपने फ्रेंड्स से भी, और हमें डॉक्टर से भी हेल्प लेनी चाहिए। बहुत सारे लोग कंसिडर नहीं करते कि हम डॉक्टर के पास जाएं। फिज़िकली बीमार होंगे तो जाते हैं, पर मेंटली कोई प्रेशर होगा तो नहीं जाते हैं डॉक्टर्स के पास। तो मैं यही कहूँगी कि डॉक्टर्स से भी मिलो। सदफ ने खुद को ज़हनी तनाव से निकालने के लिए कागज और कलम का सहारा लिया और अपनी कमजोरी को ताकत में तब्दील कर दिया। दीगर लोगों को भी सदफ से तहरीक लेनी चाहिए, मोटिवेट होना चाहिए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से सनम तसद्दुक की रिपोर्ट। हैदराबाद में मुकीम कश्मीरी पंडितों ने नवरात्रा और नवरेह के सिलसिले में एक तकरीब का इनेकाद किया। प्रोग्राम में खासी तादाद में कश्मीरी पंडितों ने हिस्सा लिया। इनमें खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शामिल थी। अपने मादरे वतन से दूर इन पंडितों ने कश्मीरी रिवायात के मुताबिक इस त्यौहार को मनाया। इस दौरान कश्मीरी मौसीकी का भी एहतमाम किया गया था। तमाम शुरका कश्मीरी नगमों पर थिरक उठे।
कई बच्चों को अवार्ड से नवाजा गया। मुख्तलिफ शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने के लिए इन बच्चों को अवार्ड से नवाजा गया। लेविन बेटा बैसाखी की मुनासिबत से गुरुद्वारा तिबी साहिब समूह त्राल में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इसमें सिख तबके के अलावा मकामी मुसलमानों ने भी शिरकत की। मुकर्रीन ने हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद पर बात करते हुए कहा कि त्राल सदियों से भाईचारे की मिसाल रहा है। उधर गुलशनपुरा त्राल में कायम गुरुद्वारा धरा साहिब में भी बैसाखी की मुनासिबत से तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर कीर्तन के साथ साथ लंगर का भी एहतमाम किया गया था। आज के दिन श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने खालसा पंथ की नींव रखी है और आज के दिन ही 5 प्यारों को अमृत पान करके खालसा पंथ की स्थापना साजी है। हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद की जो बात है वो यहीं त्राल में मिलता है और आज में बड़ी खुशी हुई कि हमारे कुछ मुसलमान भाई भी आज मुबारकबाद देने यहाँ आए थे। और जो हमारी यहाँ की पॉपुलेशन है त्राल की, हम मिलजुल के रहते हैं, हम माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी हैं, लेकिन हमने आज तक कभी महसूस नहीं किया कि हम यहाँ माइनॉरिटी में हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भाईचारा, ये मिसाल, त्राल की मिसाल पूरी दुनिया में फैले। जितने भी इनके मुबारक दिन होते हैं उसमें भाईचारा दिखाने के लिए और उनकी खुशियों में शामिल होने के लिए हम हर साल यहाँ आते हैं और इनके इन मुबारक दिनों पर इन पे मुबारकबादी देते हैं। अगर कभी ये दुख में हो तो वो दुख भी हम बांट लेते हैं। ये सदियों से भाईचारा रहा है और हम चाहते हैं कि ये मुस्लिम सिख भाईचारा सदियों तक कायम दायम रहे। उधर गुरुद्वारा गुरु नानक चरण आस्थान बीरवा बड़गाम में एक बार फिर रिवायती भाईचारे की मिसाल देखने को मिली है। एक तरफ सिख तबके के लोग बैसाखी मना रहे थे तो दूसरी तरफ मकामी मुसलमानों ने जगह जगह सिख बिरादरी के लिए खाने पीने के स्टॉल लगाए थे। लोगों का कहना है कि वो हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में इसी तरह शामिल होते रहे हैं। उनका कहना है कि कश्मीरियत इसी का नाम है। सिख तबके के लोगों ने जमियत अहले हदीस गोंदीपुरा और यूथ सिविल सोसाइटी बीरवा का शुक्रिया अदा किया। तो एक बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए। सुबह जब हम आए तो वहाँ पे फ्रूट स्टॉल्स लगे हुए थे काफ़ी, तो ये बहुत खुशी की बात थी हमारे लिए कि हमारा जो ब्रदरहुड है यहाँ पर वो कायम रहे। हम ये इसी की दुआ करते हैं कि आने वाले वक्त में कश्मीर में ब्रदरहुड इसी तरह से कायम रहे और हम इस तरह से खुशहाल रहें। जो कश्मीर की सकाफत है, जो कश्मीर का कल्चर है, वो भाईचारे का है। यहाँ जो भी रहता है, चाहे सिख हो, चाहे पंडित हो, चाहे बौद्ध हो, जो भी यहाँ इस रियासत में रहता हूँ वो हमारा भाई है। हम सब आपस में भाई हैं। ये जो कौमी भाईचारे की मिसाल आज बीरवा जाते हुए रास्ते में हमें देखने को मिला है, तो ये एक मैसेज आता है पूरे हिंदुस्तान की कम्युनिटी में कि ये जो कम्युनल हार्मनी का मिसाल दिया है, ये एक अच्छा मैसेज आता है आपसी ब्रदरहुड का। खालसा पंथ की स्थापना दिवस पर गुरुद्वारा दमदम साहिब HMT की जानिब से एक लंगर का एहतमाम किया गया। इस लंगर में बिला लिहाज मजहब व मिल्लत लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस लंगर का एहतमाम इलाके में रहने वाले सिख तबके के लोगों ने किया था। उनका कहना था कि वो आगे भी इस तरह के प्रोग्राम करते रहेंगे। इस मौके पर अमन अमान और भाईचारे के लिए खास दुआएं की गई। लंगर इस सिलसिले में लगाया है, जिस लंगर में आज हम देखते हैं कि हमको एक आलमी भाईचारे का मंजर दिखाई दे रहा है, जिसमें मुसलमान सिख सभी मिलकर इस लंगर को खा रहे हैं और हमें इसलिए भी दुआएं दे रहे हैं कि ये लंगर हमेशा कायम रहे। और हमारी एक ही अब सबसे ये प्रार्थना है कि हमारा आज का जो हमारा ये सिलसिला है, इस सिलसिले में हम सबसे यही प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं सतगुरु सच्चे पातशाह अल्लाह मियाँ सबकी खैर आबाद करे। कल्चरल एकेडमी के सेमिनार हॉल में फनकार कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से एक अदबी महफिल का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में नरेंद्र सफाई की कश्मीरी नज़मों पर मुश्तमिल किताब गिलास
फुलाई की रस्म रुनमाई अंजाम दी गई। वादी के कई मारूफ शोरा, अदीब और दानिश्वर इस मौके पर मौजूद रहे। खुर्शीद अहमद जरगर, मुहक्किक शबनम कयूम, GR हसरत गुड्ढा भी मौजूद रहे। प्रोफेसर शबीर अहमद मीर ने किताब पर मकाला पढ़ा। आफ्टर द एक्सोडस आफ्टर 90 दो टाइप का लिटरेचर पनपा। यहाँ पे रेजिस्टेंस लिटरेचर इसे रियलिटी, और जो आउटसाइड कश्मीर पंडित लिख रहे हैं जिसमें मैं भी हूँ, उसमें नॉस्टैल्जिया है, लिटरेचर एग्जाइल है, हर्ट है, ये सब चीज़ें हैं, और यर्निंग है, अपने मुल्क के लिए यर्निंग है। और हम फनकार कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की हमें ये कोशिश है कि हम नुंदरिश का रिश्वत, ललदत की खुलूस और ये कायम रखे ताकि श्रीनगर में और कश्मीर में अमन पैदा हो, ताकि कश्मीरी पंडित वापस आए और अपने अदब और मादरी ज़बान की खदमत करें।